और केंद्र बिंदु है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय अगर धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? किसी इंसान की अगर धड़कन रुक गई तो क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। तो वैसे ही अगर बैंक ही नहीं रही तो मुद्रा भी खत्म, मतलब मुद्रा तो छाप ही नहीं सकेंगे हम, है ना, मतलब मुद्रा की छपाई हो ही नहीं पाएगी, मुद्रा की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए कहा गया इसमें कि जो बैंक है ना वो आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय और केंद्र बिंदु है, क्योंकि बैंकों के माध्यम से ही मुद्राओं की व्यवस्था की जाती है। तो भारत में व्यापारिक बैंक का इतिहास जो है वो अति प्राचीन है। जैसे कि इसमें लिखा है सन 1800 से लेकर 19 तक की अवधि में बैंक खुलते भी रहे और असफल होते रहे। तो देखो इसमें अलग अलग तारीख दी गई है कि किस किस सन में कौन कौन सी बैंक की स्थापना हुई। तो देखो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुए। फिर इसके बाद 1863 में अपर इंडिया बैंक, है ना, मतलब लगातार इसमें जो जो बैंक स्थापना हुई उनके उनके सन दिए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है क्वेश्चन ये आता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसमें तुम लोग अंडरलाइन करके रखना, रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई और रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से व्यापारिक बैंकों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अच्छा, कोई बता सकता है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। हाँ, मुंबई में। ऐसे क्वेश्चन ना घुमा के भी आते हैं, तो याद रखना रिजर्व बैंक की एक स्थापना कब हुई या उसका मुख्यालय कहाँ है, इस टाइप के। एक सेकंड। अब उसके बाद अपने को पढ़ना है बैंकों की परिभाषा। बैंक, इसके बारे में लिखा है कि बैंक शब्द जो है आधुनिक युग में इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि आम आदमी भी इसके अर्थ से भली भांति परिचित है। एक बेडरूम लॉक हो गया है क्या? सेकंड ना, हो गया अनलॉक, ठीक है ना। देखिए अब देखो, अब हर क्षेत्र में चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, व्यापार करना हो या आम आदमी हो, हर किसी को बैंक की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब स्कूल में क्यों पड़ती है बैंक की आवश्यकता, क्या कारण है? विद्यार्थियों को तो बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? छात्रवृत्ति के लिए मैम, है ना। हाँ, छात्रवृत्ति के लिए। पहले क्या होता था, छात्रवृत्ति कैश मिल जाती थी, नगद मिलती थी। अब क्या होता है, जो छात्रवृत्ति जो है उन बच्चे के खातों में जमा होती है। तो इसलिए अब हर बच्चे का जो है खाता खुलवाना बहुत जरूरी हो चुका है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि अब बैंक शब्द जो है ना वो आज युग में इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि आम आदमी भी इसके अर्थ से भली भांति परिचित है। तो सामान्यतः बैंक से आशय ऐसी संस्था से लिया जाता है जो धन का लेन देन करती है। अब दिया है परिभाषा, जैसे कि है पिंडले शिराज, उन्होंने कहा कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है। मतलब बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, मुद्रा और करेंसी की जमा के द्वारा साख का कार्य किया जाता है। मतलब बैंकों में मुद्रा का लेन देन होता है। इसके अलावा साख, साख मतलब कर्जा, ऋण, साख यानी ऋण 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 में देना या उधार देना, है ना। तो बैंकों में जो लोग जो है मुद्राओं को उधार ले सकते हैं। इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा एक ऐसा स्थान है जहां पर बैंक एक ऐसा स्थान है या बैंक व्यवसाय के लिए एक ऐसा स्थान है जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा के द्वारा साख का कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर के द्वारा भुगतान भी किया जाता है। मतलब बैंकों के माध्यम से ड्राफ्ट हो या चेक हो या कुछ पोस्टल ऑर्डर वगैरह, कुछ और ऐसे ऑर्डर वगैरह हो, उसका भुगतान भी जो है बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक, बॉन्ड, धातुओं और विपत्रों पर भी मुद्रा उधार दी जाती है।
जैसे कि बहुत से लोगों को मान लो ऋण की आवश्यकता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कुछ जमीन जायदाद के जो कागज हैं वो बैंकों में कहना चाहिए ऋण के रूप में वहां जमा रखते हैं, है ना। कुछ धातुएं वहां पर जमा की जाती है ताकि बैंकों से वो उधार ले सके। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बैंकों में स्टॉक, बॉन्ड, धातुओं और विपत्रों पर भी मुद्रा उधार दी जाती है, अथवा जहां विनिमय भी ऋण पत्रों को बट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार भी किए जाते हैं। जैसे कि विनिमय विपत्र अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं, है ना। विपत्र को कहाँ से भुनाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर कहाँ से भुनाते हैं, अगर किसी को याद होगा तो डिक्टी मैम वो उधारी लिया है तो उसको अगर पैसा नहीं चुका पाते तो हम लोग उसको विपत्र भेजते हैं। नहीं, विपत्र को अगर आवश्यकता पड़ी तो कहाँ से भुना सकते हैं, कहाँ से भुनाया, कहाँ से ले सकता है धारक उसी पत्र की राशि को कहाँ से भुना सकता है? और बाकी लोग बताओ, छाया। बैंक से मैम। हाँ, बैंक से, है ना। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जैसे विनिमय बिल या विनिमय विपत्र हैं या ऋण पत्रों को बट्टे पर बेचने के लिए बैंक जो है वो उसे स्वीकार भी करती है। तो इसलिए कहा गया है कि विनिमय पत्र हो या अन्य ऋण पत्र हो, उन सबको बैंक से ही बट्टे पर भुनाया जा सकता है। बैंक अपने ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधा देती है ना। जैसे चेक की सुविधा दे रही है, ड्राफ्ट की सुविधा दे रही है, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए स्थान हो। क्योंकि बैंक क्या अपना अलग से बाजार लगा के बैठती है क्या, बताओ। कि एक निश्चित स्थान में बैंक होता है, बताओ। क्या किसी भी जगह बैंक रोड में खुल जाती है क्या, कहीं भी? नहीं मैम। बैंक का भी निश्चित स्थान होता है परमानेंट कि हम वहीं पर ही रहेगी बैंक, है ना। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि बैंकर वह व्यक्ति है जो फर्म या कंपनी के पास व्यवसाय के लिए एक ऐसा स्थान हो जहाँ मुद्रा अथवा करेंसी की जमा के द्वारा साख का कार्य किया जाता है और उसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर के द्वारा भुगतान भी किया जाता है, अथवा इसमें स्टॉक, बॉन्ड, धातुओं और विपत्रों पर भी मुद्रा उधार दी जाती है। इसके अलावा इसमें विनिमय बिल, है ना, ऋण पत्र सभी को बट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार भी किया जाता है। तो बैंकों में ये सारे कार्य होते हैं। उसके बाद दिया है प्रोफेसर किनले, उन्होंने क्या परिभाषा दी कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है ना। हर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेगा क्या, बताओ? नहीं मैम। नहीं मैम। वही व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके पास व्यक्तियों के द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी धनराशि बैंक में जमा करता है, क्योंकि पैसे को घर में रखना असुरक्षित है, चोरी होने का डर बना रहता है ना। तो इसलिए जिनके पास ज्यादा पैसा है वो व्यक्ति लोग क्या करते हैं, बैंकों में अपना पैसा जमा रखते हैं। फिर बैंक भी क्या करती है, जिसको आवश्यकता है पैसे की, उन व्यक्तियों को जो है धनराशि जो उधार देती है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके पास व्यक्तियों के द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। मतलब बैंक के पास व्यक्तियों के द्वारा ही अपनी अतिरिक्त धनराशि जमा की जाती है। ठीक है। अब उसके बाद दिया है जैसे कि देखो बॉन्ड पेपर, बॉन्ड का मतलब होता है अलग अलग कंपनी वाले है ना, कुछ अलग अलग बॉन्ड पेपर जो है वो नियुक्त करते हैं, है ना। जैसे कि LIC हमने करवाया, जीवन बीमा हमने करवाया मान लो, है ना। तो उसका हमको एक बॉन्ड पेपर मिलता है, एक समय अवधि के बाद हमको उस बॉन्ड पेपर में लिखी गई राशि जो है वो प्राप्त होती है। तो वैसे ही कई प्रकार की कंपनियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड मतलब निकालती हैं और
व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उस बॉन्ड को खरीद के रखते हैं, और मान लो आगे उनको भविष्य में और अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो कुछ व्यक्ति लोग क्या करते हैं, अपने बॉन्ड को बैंकों के पास गिरवी रखते हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड की समय अवधि समाप्त होने में थोड़ा सा समय है। मान लो किसी ने बॉन्ड पेपर लिया 10 साल के लिए, अब अचानक से उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो वो क्या करते हैं, उस बॉन्ड पेपर को बैंक में गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं, है ना। तो अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड जो है अलग अलग धनराशि के होते हैं, और व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार बॉन्ड लेता रहता है, और अगर उसको आवश्यकता है तो अपने बॉन्ड पेपर को वो गिरवी भी रख सकता है। जैसे कि जमीन जायदाद के पेपर रहते हैं ना हमारे पास में, मान लो घर वालों के पास में, और अगर हमको पैसे की आवश्यकता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जमीन जायदाद का पेपर बैंकों में गिरवी रखवाकर बैंकों से ऋण ले सकते हैं। तो वैसे बॉन्ड पेपर भी जो है ऋण लेने के काम आता है, ठीक है। अब दिया है इसमें भारतीय प्रमंडल अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग की परिभाषा। तो बैंकिंग से तात्पर्य है ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है ना। मतलब बैंकों में क्या होता है, ऋण देने का कार्य होता है, और आम जनता जो है अपनी पूंजी बैंकों में जमा करती है, और आवश्यकता पड़ने पर वो बैंकों से अपना पैसा निकाल भी सकती है ना। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर, बैंक से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है जो मांगने पर। अब मांगेगा कौन, बैंकों से पैसा कौन मांगेगा, जिसका वहां पर खाता खुला है वही व्यक्ति जो है अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं मांगने पर उसको उसका पैसा वापस लौटाया भी जा सकता है, तथा चेक ड्राफ्ट या अन्य प्रकार की आज्ञा के द्वारा राशि जो है निकाली जा सकती है ना। कभी कभी मान लो किसी व्यक्ति को भुगतान करना है, जैसे कोई व्यापारी है, वो रायपुर का व्यापारी है, उसको बिलासपुर के किसी व्यापारी को पैसा चुकाना है, मान लो 1 लाख रुपए, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के नाम से चेक इश्यू करवाएगा, है ना, और चेक के माध्यम से जो है सामने वाले व्यक्तियों को भुगतान किया जा सकता है। मतलब वो अपने ही खाते से, क्योंकि देखो हर व्यक्ति का खाता अगर बैंक में खुला है तो अगर वो चेकबुक के लिए अप्लाई करता है तो उसको चेकबुक मिलती है, और चेक के माध्यम से व्यक्ति जो है किसी भी स्थान में रहे व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर सकता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि चेक या ड्राफ्ट या अन्य प्रकार की आज्ञा के द्वारा धनराशि जो है बैंकों से निकाली जा सकती है। तो ये तो हो गया बैंक की परिभाषा, जो कि अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपनी सोच के अनुसार परिभाषाएं दी है। अब दिया है इसमें, अब बैंक कितने प्रकार की होती है उसके बारे में, है ना। पहले मेरे को बताओ बैंक के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बताऊंगी, बोलो। इसकी सबसे सरल परिभाषा है ये कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। बैंकों में क्या सामान का लेन देन होता है क्या, बताओ, है ना, केवल मुद्रा का ही होता है, मुद्रा का ही व्यवसाय होता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में ही व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, संरक्षण और निर्गमन होता है। मतलब बैंक में अगर पैसा हमारा है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि वही पैसा अगर हमारे घर में रहता, लाखों रुपए तो हम अपने घर में रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसके चोरी वगैरह होने का या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने का भय बना रहता है। इसलिए व्यक्ति लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जो है बैंकों में ही जमा रखते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, संरक्षण और निर्गमन होता है, तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं भी बैंकों में प्रदान की जाती है। और बैंक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था भी करती है, ठीक है। अब उसके बाद दिया है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक की परिभाषा लिखी है कि व्यापारिक बैंक का आश्रय उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करती है। जैसे कि
व्यापारिक बैंक के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आते हैं। याद रखना, इसमें स्टेट बैंक वगैरह ये सब नहीं है, है ना। इसमें केवल इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सभी व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक बैंक की स्थापना कैसे हुई है? व्यापारिक बैंक की स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है, जो कि सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं। मतलब इस बैंक में भी लेन देन होता है, इस बैंक में भी लोग अपना खाता खुलवाते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। लेकिन ये कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो व्यापार से संबंधित लेन देनों के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। अधिकतर व्यापारी लोग जो है व्यापारिक बैंकों में खाता खुलवाना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। अब दिया है व्यापारिक बैंकों के प्रकार। इसमें लिखा है सबसे पहला अनुसूचित बैंक। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित रखा है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, और रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में उन बैंकों को सम्मिलित रखा है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब अब देखो, व्यापारिक बैंक अगर शुरू की गई है तो व्यापारिक बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर ये जो व्यापारिक बैंकों की स्थापना की गई है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि इन बैंकों की अधिकृत पूंजी, अनुसूचित बैंक की अधिकृत पूंजी और रिजर्व कोष दोनों मिलाकर कम से कम 5 लाख के बराबर होने चाहिए। दूसरा, इन बैंकों की अपनी मांग एवं समय देताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर व्यापारिक बैंकों के पास धनराशि जमा है तो उनको क्या करना पड़ता है, इन बैंकों को मान लिया जाए उनके पास उन्हीं के बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, तो उस 10 लाख का 15% इन बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक बैंक है, किसी के अधीन खोली गई है, मतलब इसकी स्थापना कंपनी एक्ट, इसकी स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत की गई है। तो इसी कारण से जो है इन व्यापारिक बैंकों को अपने जो उनके पास जितनी भी राशि है उसका 15% भाग जो है रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि इन बैंकों की अपनी मांग एवं समय देताओं का 15% भाग जो है रिजर्व बैंक के पास रखना ही पड़ता है। तीसरा, इन व्यापारिक बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण भी रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। अब स्थिति विवरण मतलब उसमें क्या क्या लिखा जाता है, चिट्ठा, चिट्ठे में क्या क्या प्रविष्टि होती है, दायित्व और संपत्ति और दायित्व का मैम, और संपत्ति का मैम, है ना। जैसे कि कुल कितने लोगों ने मतलब उस बैंकों से ऋण लिया, कुल कितने लोगों ने ऋण का भुगतान किया, कुल कितनी रोकड़ उनके खाते एक हफ्ते के अंदर कुल कितना राशि बैंकों में जमा हुई, कुल कितनी राशि बैंकों से निकाली गई, ये सब अपना उनको स्थिति विवरण हर हफ्ता जो है रिजर्व बैंक के पास उनको भेजना ही पड़ता है, क्योंकि ये व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंकों में होता क्या है, वहां पर अधिकतर व्यापारी लोग खाता खुलवाते हैं और डेली दिन भर में उनके पास कई प्रकार के लेन देन होते रहते हैं, पैसा निकाला भी जाता है कईयों हजारों लाखों के रूप में और पैसा जमा भी किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है कि एक सप्ताह में कुल कितना लेन देन हुआ है ना। इसके अलावा ये बैंक मतलब ये व्यापारिक बैंक मतलब अनुसूचित बैंक है, इसमें ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो जमाकर्ताओं के हित में न हो। मतलब इस बैंक में केवल वही कार्य किए जाते हैं जिससे उनके ग्राहकों को सुविधा मिल सके, जो उनके हित में हो वही कार्य होंगे, जो इनके हित में नहीं हो वैसे कार्यों को बैंकों में संलग्न नहीं किया जाएगा, है ना। वो इसी के बारे में बताया गया इसमें कि ये बैंक मतलब ये अनुसूचित बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो कि जमाकर्ताओं के हित में न हो। तो इन बैंकों को
इन अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक कुछ विशेष सुविधा प्रदान करता है, जैसे ऋण देने की, है ना, कोई विपत्र है उसको पुनः बनाने की, सस्ती धन हस्तांतरण सेवाएं, मतलब हो सकता है कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधा, है ना। इसके अलावा समाशोधन गृह की सुविधाएं, मतलब लॉकर जिसको अपन बोल सकते हैं, मतलब ये जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को एक प्रकार से लॉकर की भी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो रिजर्व बैंक देखो, कोई भी बैंक जो है, रिजर्व बैंक को एक प्रकार से बैंकों का बैंक कहा जाता है, और रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही बहुत सारे बैंक कार्य करते हैं, है ना। तो रिजर्व बैंक जो है उनको अन्य बैंकों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें से ऋण देने की सुविधा, है ना, कोई विपत्र है ना, उसको पुनः भुनाने की सुविधा, सस्ती धन हस्तांतरण सेवाएं, हो सकता है कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा लॉकर वगैरह की सुविधा भी जो है रिजर्व बैंक जो है इन अनुसूचित बैंकों को प्रदान करता है। अब उसके बाद दिया है गैर अनुसूचित बैंक। तो गैर अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। होता क्या है, रिजर्व बैंक कुछ अलग अलग सारणी तैयार करते होंगे, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है इसमें। जैसे कि रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक को अपनी दूसरी सारणी में शामिल किया, जबकि रिजर्व बैंक ने गैर अनुसूचित बैंक को अपनी दूसरी सारणी में शामिल नहीं किया। अब उसके पीछे कुछ कारण होगा, इसलिए रिजर्व बैंक ने जो है गैर अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक में शामिल, रिजर्व बैंक की दूसरी श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया। इसके अलावा इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है। तो इसको याद करने का तरीका ये भी है कि अनुसूचित बैंक में की जो अधिकृत पूंजी होती है वो होती है 5 लाख रुपए, जबकि गैर अनुसूचित बैंक की अधिकृत पूंजी होगी 5 लाख से कम। एक मिनट रुको ना। इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर की जो पूंजी है वो 5 लाख रुपए से कम होती है, और इन बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भी रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। जैसे कि देखो, इसमें भी पहले पेपर में पढ़ चुके हैं, इसके पहले इसमें कि जैसे जो अनुसूचित बैंक है उन बैंकों को भी अपनी जमाओं का या मांग या देयताओं का 15% हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। वैसे ही गैर अनुसूचित बैंक को भी अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस गैर अनुसूचित बैंक पर रिजर्व बैंक कोई कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकती, और इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक आती है। गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के अलावा इसमें ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक भी जो है ये सब गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं। इस पर बैंक किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकती, है ना, ये अपने एक अलग है। इसलिए कहा गया इसमें कि इन गैर अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई भी विशेष नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। ये कुछ पॉइंट्स के जो है जो समझने के लिए कि गैर अनुसूचित बैंक कौन कौन सी है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, के अलावा ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसको सहकारी बैंक है ना, ये सब इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? गैर अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत। एक मिनट ना, इसमें और क्या है क्या? अच्छा, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक कौन सी है बताओ तो नाम, प्राइवेट बैंकों के नाम अगर किसी को पता होगा। IFC, वो वाला बैंक है क्या मैम? IFC, ICICI, हाँ, और प्राइवेट, और बताओ मैम आजकल पेटीएम बैंक भी तो प्राइवेट है क्या? पेटीएम बैंक वो तो पोस्ट ऑफिस में खुला है, उसको बोल रहे हो ना? नहीं मैम, पेटीएम वाला बैंक।
पेटीएम वाला बैंक कहाँ से आ गया? आजकल हर बैंक जो है पेटीएम की सुविधा दे रही है। एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है ना, और कैनरा बैंक है। ये सब प्राइवेट बैंक के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, इसमें प्राइवेट बैंकों के नाम अलग भी पूछ लिए, है ना। और जैसे कि जो सरकारी बैंक के अंतर्गत मतलब वो सब आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब एक प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई बैंक है। अब मेरे को पहले बताओ, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक पे जहां पर समझ में ना आया हो, फिर इसके कार्य बताऊंगी, व्यापारिक बैंकों के कार्य। चलो बताओ पहले इसमें। बोलो। क्योंकि बैंकों के मतलब इसमें बैंकों के प्रकार या बैंकों के कार्य, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो पहले मेरे को बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। बस ये याद रखना कि अनुसूचित बैंक में जो पूंजी लगी रहेगी, है ना, मतलब रिजर्व बैंक और इन बैंकों की, अनुसूचित बैंकों की अधिकृत पूंजी दोनों मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए। जबकि गैर अनुसूचित बैंक में वो जो पूंजी है लगेगी, उसकी जो पूंजी रहेगी वो 5 लाख रुपए से कम की होती है। ऐसे याद करना तो जल्दी समझ में आएगा। इसके अलावा अनुसूचित बैंक को अपनी मांग और समय देताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। वैसे ही गैर अनुसूचित बैंक को भी जो है अपना हिस्सा, सब कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। इसके अलावा अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण रहता है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता है ना। और क्या है इसमें? और तो कुछ है नहीं ऐसा याद रखने के लायक। हाँ, इसके अलावा जो अनुसूचित बैंक है ना, वो क्या करती है, प्रति सप्ताह, हर हफ्ते अपना स्थिति विवरण वो रिजर्व बैंक को भेजती है। जबकि गैर अनुसूचित बैंक में ऐसा नहीं होता है ना। और तो इसमें कुछ है नहीं जो मैं तुम लोगों को बता सकूं अंतर के लायक। हाँ, और अनुसूचित बैंक में अगर ऋण देना है, अनुसूचित बैंक अगर किसी भी व्यक्ति को ऋण देना चाहती है तो वो सबसे पहले रिजर्व बैंक से परमिशन लेगी। उसके बाद जो है उनको अपने ग्राहकों को ऋण दे सकती है। ठीक है, ये सब इसमें है, और तो अलग से कुछ है नहीं, बुक में दिया नहीं है। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे अपन लोग कल पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कार्य। इसी में है ना, कुछ लोग है ना गड़बड़ी, इसकी क्वेश्चन ना थोड़े से घुमा के आते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य में, है ना, तो उसको अपन कल पढ़ लेंगे। तो इसके बारे में बता दूंगी मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं इसमें। एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों ने क्वेश्चन बता रही हूँ इसका। इसी में ना लास्ट टाइम बहुत से लोग गलती किए थे इसका आंसर लिखने में। देखो, रिजर्व बैंक के कार्य अलग होते हैं और व्यापारिक बैंकों के कार्य अलग होते हैं, ये हमेशा याद रखना। रिजर्व बैंक का क्या कार्य है बताओ? रिजर्व बैंक क्या कार्य करती है? अपने क्या होता है बैंक में? नोटों का निर्गमन होता है ना। जबकि व्यापारिक बैंक नोट छापती है क्या? जैसे कि मान लो इसके अंतर्गत अपन ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक है, ये क्या नोटों का निर्गमन करते हैं क्या? नहीं मैम, है ना, नहीं करते। तो ऐसे कुछ लोग है ना आंसर लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। रिजर्व बैंक के कार्य कुछ अलग टाइप के होते हैं और जो व्यापारिक बैंक का कार्य है उनका कार्य कुछ अलग होता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कि कल मैं इसके आगे व्यापारिक बैंकों के कार्य बता दूंगी क्या क्या है अच्छे से, है ना। ठीक है ना, चलो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ ना, मेरे को काम है ना खाना बनाने का। ठीक है, थैंक यू मैम।
मैम। बाय।